मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाकी राय पैदा करने की कोशिश के लिए कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठी कि इस मुश्किल वक्त से कैसे निकला जाए। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी, गवर्नर बलोचिस्तान, गवर्नर KP, गवर्नर पंजाब और चारों सूबों के IG पुलिस भी शरीक हुए। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के 16 अरकान पार्लियामेंट, खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में MQM के 4 अरकान पार्लियामेंट और मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में JUIFA के वफ़द ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना और दीगर वफाकी वज़रा समेत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत की। कौमी नौइयत के इस अहम तरीन इजलास में वो सब आए, जी हाँ, वो सब आए जिन्हें इस वतन की सलामती अजीज़ है। बस उन्हीं लोगों ने इस इजलास का बॉयकॉट किया जो पाकिस्तान की कामयाबियों पर दुखी और नाकामियों पर खुश होते हैं। जी हाँ, तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर कौमी सियासत के बजाय शख्सियत परस्ती को तरजीह दी और कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि जी पहले बानी PTI और फिर पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ ने शरायत आयद की कि या तो बानी PTI को पैरोल पर रिहा किया जाए या इजलास से पहले तमाम रहनुमाओं की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात कराई जाए। ये शराइत पूरी ना होने पर तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट का बाकायदा ऐलान करते हुए कहा कि वो इन कैमरा इजलास नहीं बल्कि कैमरों वाले मुश्तरका इजलास में शिरकत चाहते हैं। यही नहीं, बॉयकॉट का ऐलान करते हुए तहरीक इंसाफ ने कौमी यकजहती और पाक अफवाज की कुर्बानियों को ठेस पहुंचाते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ किसी भी तरह के ऑपरेशन की भी मुखालफत कर दी। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अदम शिरकत के ऐलान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को अपने मखसूस अंदाज में खूब लताड़ा और कहा कि PTI ने आज इस बात को साबित कर दिया है कि उनका बानी ही उनके लिए अव्वल और आखिर तरजीह है। वतन की सलामती और अमन PTI के लिए कोई अहमियत नहीं रखते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ का एक ही निस्बुल-ऐन है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वज़ीर दिफा ने कहा कि वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है और PTI अपने मुफादात की सियासत कर रही है। इससे बढ़ के वतन दुश्मनी और भला क्या हो सकती है। पीपल्स पार्टी ने भी PTI की जानिब से इस इजलास में अदम शिरकत के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि PTI ने एक बार फिर कौमी सलामती के मामले पर सियासत को तरजीह दी है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के अख्ताम पर एलामिया भी जारी किया गया और एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है और दहशतगर्दों और खवारिज के साथ आहनी हाथों से निमटने का फैसला किया है। एलामिया के मुताबिक सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का फैसला किया है और दहशतगर्दों के सहूलतकारों का खात्मा मुमकिन बनाने के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया है। ये फैसला भी हुआ है कि दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानिए को फ़रोग़ देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। कमेटी ने जोर दिया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए मजीद वसाइल फराहम किए जाएं। जारी करदा एलामिया के मुताबिक कमेटी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के बाज़ अरकान के अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि मुशावरत का अमल जारी रहेगा। इसी पर मजीद बात, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी डॉक्टर शज़रा मनसब साहिबा ने, PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मेंबर ऑफ द कैबिनेट। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं जी कादिर खान मंदोखेल साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब से थोड़ी देर में जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस शो का हिस्सा होगी उनसे भी रूबरू कराएंगे। खैर मेरी तो ख्वाहिश थी हमेशा की तरह कि मैं इस शो का आगाज़ भी PTI से करूँ, लेकिन वो कहते हैं ना देर कर देते हैं या कभी कभी उनका चेंज ऑफ प्लान भी हो जाता है, मुझे नहीं पता। शज़रा मनसब साहिबा, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। भाई मुद्दा ये है, आपको भी बड़ा अफसोस हुआ, मैं हुकूमती बेंचेस को सुन रही थी, वज़ीर आज़म साहब भी, कि जी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम जमातों को इसमें शिरकत करनी चाहिए थी। अब जाहिर सी बात है जो चंद लोग हैं जिन्होंने शिरकत नहीं की, जिनमें मोस्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, सुन्नी इत्तेहाद वाले हैं, इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी इसमें शिरकत नहीं की। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। उन्होंने क्लियरली बोला कि भाई हम अपने बानी से, अपने चेयरमैन से पूछे बगैर हम इस किस्म की शिरकत कैसे कर सकते हैं। उनका एक सिंपल सा मुतालबा था कि भाई हमारी मुलाकात करा दी जाती
या फिर जो है उनको पेरोल पे बाहर किया जाता। अब पेरोल का तो खैर मुझे पता नहीं है कि आपके हाथ में है कि नहीं है, लेकिन मुलाकात तो आप लोग के हाथ में थी, मुलाकात करा देते हैं। मतलब व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इंटरेस्ट एंड व्हेन इट कम्स टू अ सीरियस इशू लाइक नेशनल सिक्योरिटी, तो फिर तो आपको बड़प्पन दिखाना चाहिए था ना, मुलाकात करा देते इनकी। बहुत शुक्रिया बिनिश। देखिए, पहली तो बात ये कि आज एक बहुत ही अहम ये इजलास था, जिसके अंदर के एक एलामिया भी हमने जारी करना था, एक डिसीजन भी बनाना था कि सबने मिलके एक लानत जो दोबारा हमारे सरजमीन पे आ गई अनफॉर्चुनेटली, दहशतगर्दी की, उससे हमने किस तरीके से निपटना है। आज बलूचिस्तान जल रहा है, आज केपी जल रहा है, कल को बाकी तमाम मुल्क भी पीछे नहीं खुदा न खास्ता रहता जब इस तरह की चीज स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से ये बहुत ही अहम एक हाई लेवल इजलास बुलाया गया और उसके अंदर ये कहा गया, ये सोचा गया तमाम लोगों की तरफ से, अस्करी क़यादत की तरफ से भी, सियासी क़यादत की तरफ से भी, कि होल ऑफ द नेशन अप्रोच लेके हमने चलना। तमाम सिविल और मिलिट्री इकट्ठे होके जिस वक्त ये करेंगे, जिस तरह के 2014 के बाद मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो जब रद्दुल फिसाद हुआ, ज़रबे अज़्द हुआ और ऑपरेशन इस तरीके से हुए कि तमाम लोगों ने जब मिलकर किया, तो ये जो एक दहशतगर्दी का मेनेस है हमारी सरजमीन से खत्म हो गया था। उसके बाद कुछ पॉलिसीज आई, दोबारा से दहशतगर्दों को वापस लाया गया, उनको रीस्ट्रेंथन करने का मौका मिला। अब आज आप जिस वक्त ये वाला था इजलास इतना अहम, उसके अंदर ये हमें एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है बीनिश, और इस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की पाकिस्तान के लिए क्या शराइत होनी चाहिए थी? क्या ये बात होनी चाहिए थी कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो फिर ये होगा? रात को इन्होंने पहले कह दिया, इनका जो पहला इजलास आपस में हुआ, इन्होंने कह दिया कि हम आएंगे, बल्कि इन्होंने नाम भी भिजवा दिए, और नाम भिजवाने के बाद दोबारा इन्होंने अपना दोबारा से पता नहीं क्या इनके ऊपर प्रेशर आया, क्या इनके ऊपर अपने ही पैदा किए हुए सोशल मीडिया का प्रेशर आया, या इनके ऊपर किस किस्म का प्रेशर आया, तो इन्होंने वो बात कर दी। और इस बात से ये जाहिर होता है कि इनका जो नारा है कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब ये जो आखिरी दो लफ्ज हैं, कोई भी पाकिस्तानी ये लफ्ज अपने मुंह से निकालने से पहले वो चाहेगा कि वो कुछ कर ले अपने आप को। क्या कोई पाकिस्तानी ये लफ्ज अपने मुंह से निकाल भी सकता है? लेकिन आज इन्होंने ये करके दिखा दिया कि हम इनके लिए वाकई ये है। देखिए ना, रात गए तक तो इन्होंने कहा था कि नाम भी भेज दिए थे, उसके बाद पता नहीं आधी रात को इनको क्या ख्याल आया कि जी हमने अब वो करने। क्या दो बातें, पहली तो बात ये कि क्या इमरान खान ये समझते नहीं कि इनकी क़यादत जो सियासी, जिनको इन्होंने चेयरमैन भी बनाया हुआ, सारा कुछ दिया हुआ, ओहदे दिए हुए, क्या वो इस काबिल नहीं है कि वो आके रिप्रेजेंट कर सके पार्टी को? अगर नहीं है इस काबिल तो फिर ले लेना उनसे तमाम ओहदे और कह दे मैं ही हूँ सारा कुछ, मैं ही हूँ एक कल्ट लीडर, आई एम ऑल इन ऑल ओवर हियर। और दूसरी बात ये कि ये बानी नहीं, ये सुनामी है, जो इसने शुरू में कहा था ना कि मैं सुनामी लेके आऊंगा, तबाही करने के लिए मुल्क को ये बैठे हुए हैं। ये हर वो चीज करते हैं जिससे कि मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता खराबी पैदा हो, मुल्क को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। अपनी ही जो हमारी अस्करी क़यादत है उसके ऊपर हर वक्त ये निशाना रख के बैठे होते हैं, अपने सोशल मीडिया के ऊपर, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी दहशतगर्दी कर रहे होते हैं। और आज इन्होंने प्रूव किया है कि ये हकीकत में भी दहशतगर्दों के साथ है, और ये मुल्क की जो सलामती है वो इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। अच्छा शजरा साहिबा, पता क्या, अभी जब मैं पीटीआई से पूछूंगी आप देख लीजिएगा। अब वैसे आज़ाद सिद्दीक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब। ज़रा अगर आप अपनी वीडियो भी शक्ल ज़रा दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। शजरा, मुझे पता है कि पीटीआई यही बोलेगी कि जी आप हमारी मुलाकात करा देते, और ऐसा नहीं है कि मुलाकात हुई नहीं है इससे पहले। सुबह सुबह अजानों के वक्त भी हमने देखा है और सुना है, देखा तो खैर नहीं है पर मैंने सुना है मुसद्दिका ज़राए, ठोस ज़राए से कि जी आपने मुलाकातें कराई हैं, रात के अंधेरों में भी आपने जो है मुलाकातें कराई हैं, तो अब भी करा देते ना मुलाकात। ये मुद्दा भी आप ही के गले आएगा कि क्योंकि आप लोगों ने मुलाकात नहीं कराई तो इस वजह से हम जो है इस इजलास के अंदर शामिल नहीं हुए। इनको एक एक्सक्यूज मिल गया ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। जी, इसका मतलब ये इजलास इनके लिए अहमियत का हामिल नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो इनके लिए अहमियत का हामिल नहीं है। इनकी क़यादत जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो आके रिप्रेजेंट कर सके, तो फिर इनको इस्तीफे दे देने चाहिए। ये क्यों आते हैं इस पार्लियामेंट में, क्यों इस पार्लियामेंट से तनख्वाह लेते हैं, क्यों इस पार्लियामेंट से मरात लेते हैं? और पार्लियामेंट जो कि हाईएस्ट फोरम है इस मुल्क का, और उस पार्लियामेंट में इस वक्त तमाम क़यादत मौजूद थी, अस्करी और सियासी, उसमें इन्होंने आना पसंद नहीं किया कि इनकी एक कैदी के साथ मुलाकात नहीं हुई। आज नहीं होती तो कल हो जाती, परसों हो जाती, कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी?
लेकिन ये मिलते भी रहते हैं, पहले भी मिलते रहते हैं, ये आज तो नहीं। ये दहशतगर्दी के वाकयात तो अब बहुत तूल ठीक पकड़ है। गए, काफी देर से हो रहे हैं। क्या इन्होंने आपस में कोई डिस्कशन नहीं की हुई? अगर इनकी क़यादत के ऊपर एतमाद ही नहीं है तो इमरान खान को इन सब से अपने ओहदे वापस ले लेने चाहिए। तो कादिर मंदोखेल साहब, आप लोग डर गए थे, आप लोग खौफजदा थे, इसलिए आप लोगों ने इनकी शर्त पूरी नहीं की और इसीलिए आप लोग नहीं चाहते कि ये लोग जो है पार्लियामान के अंदर आए। तो आप लोगों की वजह से ये जो है ये पार्लियामान का बॉयकॉट कर रहे हैं। सर आपको लगता है कि जो पीटीआई ने किया ना आके और जो हुकूमत ने किया इनकी मुलाकात ना करा के, क्या दोनों ने सही काम किया? बेनिश, हम बड़े शॉर्ट मेमोरी के लोग हैं। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, जब वो जेल से बाहर थे, तो क्या उस वक्त भी सलामती कमेटी में उन्होंने शमूलियत की? क्या उस वक्त भी उन्होंने उस वक्त की अपोजिशन की शक्ल न देखने की वजह से कौमी सलामती को जो है ना कुर्बान कर दिए? ये याद आना चाहिए सबको। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जब ये 14 लोगों की लिस्ट दी गई है कौमी असम्बली में, तो किससे पूछ के दी है? दूसरी बात ये कि फिर रात गए तक ये मुतालबा करके कि भाई हमें खान से मिला दो। खान से तो आप रोज मिलते हो, और अगर आप नहीं मिलते हो तो आपने लिस्ट किससे पूछ के दी है? दूसरी बात, फिर हुकूमत की भी यहाँ पे आपने अच्छा पॉइंट आउट किया है। हुकूमत वो लंबी बस नहीं है जो 55 सीटों वाली है, वो लाके सुबह खड़ी कर देते हैं असम्बली के सामने, आ जाओ जिससे बैठा है, खान से मिलाने के बाद वापस इधर ही छोड़ेंगे। क्यों नहीं किया हुकूमत ने? क्योंकि इन्होंने फिर भी ना करना था। अब एक तरफ उन्होंने बहाना बना दिया कि भाई हमें खान से नहीं मिला है, और दूसरे सांस में गौर खान और ये सारे इनके लोग कह रहे कि खान के बगैर जो है ना उनको जो है ना वो पैरोल पे रिहा करके यहाँ लाना चाहिए। वो भाई जब वो वज़ीर आज़म था तो वो शमूलियत नहीं करते थे, अभी तो सजा याफ्ता है। तो अब आप किसने पैरोल पे, कौन सा कानून, कौन सा आईन इजाजत देते हैं? नंबर एक बात। दूसरी बात ये है बेनिश, हम और आपको नहीं भूलना चाहिए, जब जनरल फैज ने इनके साथ मिलके 3,500 दहशतगर्दों को जेलों से रिहा कराया, और बड़ा अमन था बिल्कुल। मैं तो वो करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ पीटीआई के लोगों के साथ कि खान के दौर में बड़ा अमन था, इस वजह से कि जब डाकू को आप जेल का बैंक का मैनेजर बनाएंगे तो डाका कौन डालेगा? जब दहशतगर्द को आप हुकूमत हवाले करेंगे तो दहशतगर्दी कौन करेगा? आज भी पीटीआई गंडापुर एंड कंपनी बता दे रही है तालिबान को, आज की तारीख में भी ये अपने शहर में डी खान में शाम के बाद नहीं निकल सकता है। मेरा शहर जोब उसके साथ टच है। कादिर भाई जी, बेनिश दोबारा बोले, क्या बोला? मैं कह रही हूँ गंडापुर साहब तो इजलास में मौजूद थे, उन्होंने तो पूरी ब्रीफिंग ली। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो तो एज ए चीफ मिनिस्टर शामिल हुआ, एज ए पीटीआई का नहीं हुआ। और मैं ये कहूंगा कि उनको मखबर खास के तौर पे इनको भेजा जाए, उसको इजाजत दी है, क्योंकि वो नहीं होता तो फिर ये 18वीं तरमीम के जरिए ये जो अमन अमान का मसला था वो सूबाई हुकूमत के हवाले था, तो फिर वफाक जो है ना हाथ खड़े कर देते। तो वो तो मुखबरी के लिए अंदर गया था कि बोलते क्या है, वो इस वजह से नहीं किया मोहब्बत में। दूसरी बात ये, आप मुझे बता दो जो पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी नहीं हो रही थी, और आइन के आर्टिकल 95 सब सेक्शन 1 के तहत आदम एतमाद की तहरीक पास हुई पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा, तो ये दहशतगर्द नाराज हो गए, बीएलए नाराज हो गई है, टीटीपी नाराज हो गई है। खान की हुकूमत क्यों की है? क्योंकि खान ही तो सफीर था इनका, खान ही तो दुनिया भर में प्रचार करा था उनका, खान ही तो ये कहता था इनको दफातर दे दो, खान ही ने तो जेलों से रिहा कर दिए, तो नाराज तो होंगे वो दहशतगर्दी करेंगे। आज पीटीआई को पता था कि जब हम शमूलियत करेंगे इजलास में, वहां फैसला होना है दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की, तो क्यों अपने भाइयों के खिलाफ क्यों कार्रवाई की इजाजत दे? क्यों अपनी उस इजाजत में अपना नाम लिखवाए? तो ये तुमको पता था सारा। ये बस भी खड़ी करते 55 सीटों वाली, ये खान को उठा के ले आते असेंबली में, तब भी उन्होंने इसी तरह करना था जो ये कह रहे। और दूसरी बात, अजहर सिद्दीक साहब किस बात की तरह गुस्सा करे? खान ने तो कहा ना इन सारे वकीलों को हटा दो। मेनिश में रोज कहता था ये वकील सारा दिन टॉक शो में बैठे रहे, अदालत में केस नहीं चलाते। खान ने अदम एतमाद पेश किया है, प्रोफेशनल वकीलों को लाओ जो मेरे केस चलाया है, सियासी वकीलों को नहीं, क्योंकि सारे दिन टॉक शो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़के मारते हैं, इनको आगे कुछ नहीं है, ना आइन का पता ना कानून का पता। अगर पता होता तो आज 2 साल से 1.5 साल से खान जेल में नहीं होता, आज खटाखट यूं बेले होती, आज खटाखट यहाँ पे इनकी सजाएं खत्म होती। तो सवाल ये कि ये सारी चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता आप मजीद देखेंगे, और ये तो उनके पास पुख्तनख्वा हुकूमत है। खुदा न करे कि गवर्नर राज लग जाए पुख्तनख्वा में, तो ये 4 आदमी जो इकट्ठे ये भी नजर नहीं आएंगे जिस तरह पंजाब में।
15 करोड़ की आबादी ये शहर है, 85% जो ना कादर वो भाई, पीटीआई आपके गवर्नर हैं वहां पर कुंडी 85 साहब, लोग निकले। क्या कोई इस हवाले से प्लानिंग चल रही है गवर्नर राज के हवाले से? मैं आपको एक मैं बता रहा हूं कि ये जो अभी बड़के मार रहे हैं पख्तूनख्वा के फंड पे, जो ये सारे धरने और सारे जलसे जुलूस और ये सारी चीजें कर रहे हैं, अगर ये इनके पास नहीं रहेंगे तब क्या करेंगे? 85% इनके पास वोट है पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में 15 करोड़ आबादी वाले शहर सूबे पंजाब में 85 लोग नहीं निकले। खुद अजहर सिद्दीक साहब कहां थे? जरा अपने वीडियो बता दे। 26 नवंबर को वो कौन सी जगह पे एहतजाज कर रहे थे? नहीं बताएंगे। कहां पे एहतजाज करें? ये बस टीवी में आपको नजर आएंगे, और वो भी सरकारी टीवी में, इस वजह से कि यहाँ सरकारी टीवी तो थोड़ा सा ज्यादा रियायत दे देती है बात करने का, वरना इनके पले कुछ नहीं है, इनके पास कोई मवाद नहीं है, इनके पास कोई दलाइल नहीं है। ये गुस्सा होंगे और आपको याद दिलाएंगे कि रोजे में हमें ना छोड़ो, और कुछ नहीं। मैनिश नहीं, अब तो इफ्तारी कर ली ना, अब कैसे रोजे चल रहे हैं? ऐसे तो नहीं। अजहर सिद्दीक साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि फिर मुझे शजरा की तरफ जाना है। बात वैसे एक ठीक है। अजहर भाई एक मिनट, हौसले से, बड़े हौसले से, आराम से देखें। आप लोगों ने रात को 14 बंदों की एक लिस्ट निकाली, आप लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है हम जाएंगे, तो ऑल ऑफ अ सडन ये चेंज कैसे हुआ? ये भी अच्छा इंपैक्ट नहीं जाता सर। ये कहते हैं कि आप एक फैसला लेते हैं, ये आपकी लीडरशिप, ये आपका विजन है, एक फैसला लिया और चंद घंटों के बाद आप उस फैसले से मुकर गए। और बाकी जो आप कादर भाई को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। अच्छा, कौन कादर खान मंदोखेल कौन है? कोई वकील है ये, कोई या कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है? मैं तो नहीं जानता इनको। वैसे ये वो वाले कादर मंदोखेल हैं? खुदा रहा यार, ना वकालत आती है ना पता है। बहुत ऑनरेबल है। ये हाउस होल्ड नेम है सर जी, मेंबर नेशनल असेंबली रहे हैं। बात करने में झूठ बोलता रहता है। लानतुल्लाह काज़िमीन, झूठ बोलने में लानत हो। रमजान का महीना है, आप यानी दादा लगाओ और दे दीजिए प्लीज, बारी बारी बारी। सिद्दीक से डरता है ये, खौफ आता है इसको अजहर सिद्दीक से। खुदारा आइन और कानून की बात, अजहर सिद्दीक पता नहीं क्या मसला है इसके लिए। वो सच बोलता है, वो बताता है तुम्हें तुम कहां बैठते हो। गेट नंबर 4 पे जाते हो आजकल जाके उनके साथ तुम्हारा। पीपल्स पार्टी की ये जुबान नहीं बोलता कादर मंदोखेल। अगर पीपल्स पार्टी की जुबान हो तो वो जमहूरियत की जुबान बोलते हैं। अच्छी बातें करते हैं, अच्छे लॉजिक्स देते हैं, आप शेख रशीद वाली बातें क्यों कर रहे हैं? अब जरा सुन लें सर, गेट नंबर 4 वाले दिन चले गए, जमाना हो गया, मुद्दत हो गई, ये बातें ना गेट नंबर 4 पे बेचारा मिन्नतें करता फिर रहा है कि मेरी सीट ले लिया, मुझे सीट दे दें। खुदारा यार, खुदारा आइन और कानून की बात किया करें बैठकर। ये इस तरह की गुफ्तगू करने से नहीं। 26 नवंबर को मेरी वीडियो मौजूद है कि जहां निकलने नहीं दिया, रिंग रोड पे क्या हुआ। अब अच्छा लगता है झूठ बोलने पे। मेरी बात सुने, 14 बंदों की लिस्ट आई, फिर क्या हुआ उसका? मुझे बताएं, ये तब्दीली कैसे आई कि मैं ब्रेक ले लूं? ये सुन लें अब ना। हाँ अब जी, आप जवाब फजूल दीजिए। सी बातों के लिए जी, जवाब सुनते रहेंगे, मैं क्या करूं फिर? ये जरूरत नहीं है मुझे इन चीजों का जवाब देने की। बात बड़ी वाज़ेह है, हमने एक लिस्ट दी उनको। लिस्ट के बाद अब बात हमारा हक है ना, हमारा राइट है ना। मैंने जो जवाब दिया इनके पास जवाब नहीं है। यानी किस मुल्क में रह रहे हैं आप अगर मुमलिकत पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, जमहूरी पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो हर एक के फंडामेंटल राइट्स हैं। कैदी के भी फंडामेंटल राइट्स है। किसने कहा नहीं है राइट? किसने कहा पैरोल पे रहाई नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है पैरोल पे, चाहे सजा याफ्ता हो या ना हो। कानून बड़ा क्लियर है इसके लिए, इसमें क्या ऐसी बात है? और ये छोड़े, मैंने मिलने के लिए नहीं, थोड़ा कानून दुरुस्त कर ले। मुशावरत करना चाह रहे थे। जब किसी का माया बाप मर जाता है, कैदी को उसको पैरोल पर जाता है, वो भी सिर्फ मैच की शक्ल देखने के लिए, कौमी असेंबली में जो है ना तकरीर करने के लिए नहीं वो मिलती पैरोल। अच्छा चुप करके बैठो, अब तमीज की बात किया पैरोल पे नहीं मिलती है। बदतमीजी और काम ही कोई नहीं है तुम्हें, झूठ बोलने के लिए। रिलैक्स प्लीज अजहर साहब, दिस इज जस्ट अ टॉक शो, प्लीज रिलैक्स करें और इस एयर टाइम का आप अच्छे से फायदा उठाएं। अपना मौकफ जो है वो सामने रखें, प्यार मोहब्बत से बात रखें। देखिए यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उन्होंने तो फैसला नहीं कर रहा ना, तो आराम से ठंडे होकर के शो करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शजरा मनसब, आई एम कमिंग बैक टू यू। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा हैं, कादिर खान मंदोखेल साहब हैं, एंड द वेरी डायनामिक अजहर सिद्दीक साहब है। चलिए जी, आई हो शुक्र अजहर साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। शजरा मनसब साहिबा, द फेवरेट क्वेश्चन, अजहर सिद्दीक साहब का फेवरेट सवाल, पीटीआई के लोगों का पसंदीदा शख्सियत और पसंदीदा सवाल, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं थे? भाई पहले इसका जवाब दे दे, फिर मैं अपना सवाल आपके आगे रखूंगी। देखिए, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक स्टेट्समैन है और उनकी पार्टी इस वक्त गवर्नमेंट में है।
उनकी तमाम पार्टी के जो लोग थे वो वहां पे मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर साहिबा पंजाब की वहां पे मौजूद थी। और बीइंग अ स्टेट्समैन उनको पता है कि पार्टी को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। उनकी पार्टी के अंदर ये एक कल्ट नहीं है जिसका सिर्फ एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उनकी पार्टी में माशाल्लाह कई लीडर्स हैं, कई स्टेप्स हैं, और वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने वो सारी बातें की। इनके होशो हवास पे मियां नवाज शरीफ साहब छाए हुए, बिल्कुल ठीक छाए हुए, क्योंकि हमेशा मुल्क ने सही सिमत उसी वक्त पकड़ी जब मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनकी या उनके भाई की या उनकी बेटी की हुकूमत आई, जो कि आज इनको नजर आ रहा कि वो आई। लेकिन जिस तरीके से ये इस वक्त से गुफ्तगू कर रहे हैं बीनिश, देखिए यही वजह है कि इन्होंने ना आके ना यही अपना मौकफ जो है इन्होंने अचीव करना था कि जो एक अहम मुल्क का मामला है इस वक्त, उसकी बजाय इनके ऊपर बात होती है। रेलेवेंट रहने के लिए ये इस तरह की चीजें करते हैं। इस वक्त मामला ये है कि हम दोनों इतराफ से हमारे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स है वहां पे हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। इंडिया हमारा दुश्मन है, वो फंड करता है, रॉ फंड करता है ये सारी दहशतगर्दी जो हमारे बलूचिस्तान में हो रही है। उधर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के लिए, और हमारे बारहा उनको कहने के बावजूद कि ये इस तरह आप ना करें, लेकिन वो चीज उस तरह हो रही है, अभी भी हो रही है। तो हम इन चीजों के ऊपर बात करने की बजाय इन चीजों के ऊपर सियासी तमाम कुव्वतें बैठे और अपना दिमाग इस्तेमाल करें। और मैं इस वक्त बीनिश, नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी गवर्नमेंट, मैं एज अ पाकिस्तानी बात करना चाहती हूँ कि एक ऑपोजिशन का एक और अहम रोल होता है उसमें। जैसे कि मौलाना साहब आए और वली साहब आए, तो उन्होंने बात जिस तरीके से की, उन्होंने अपना एक मौका पेश किया। इनको भी चाहिए। साहब इतने गुस्से में आपने ऊपर से मौलाना साहब इनको याद करा दिया, बहुत गुस्से होंगे ये। मैंने वैसे मौलाना साहब का पॉइंट पूछना अजहर साहब से। मुकम्मल कर लें शजरा, अपनी बात मुकम्मल कर लें। और इनको भी चाहिए था कि एज ऑपोजिशन भी आते, अपना मौकफ देते, ताकि हर किस्म का मौकफ यहाँ पे होता। दैट वाज द रीजन फॉर दिस मीटिंग कि हर कोई अपना मौकफ पेश करे, हर कोई बताए, अपने एंगल से बताए, ताकि मिलके सर जोड़ के हम एक जामे इस किस्म का प्लान बना सके कि इस मेनेस से हमने किस तरीके से निपटना है। लेकिन ऑब्वियसली ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और ये तशवीशनाक बात है, क्योंकि आज इनके ना आने से और बहुत सारे सवालात उठ गए हैं कि क्यों जब भी मुल्क में कोई अहम चीज होती है ये क्यों गायब होते हैं, ये क्यों उसको अंडरमाइन करते हैं। माय सिस्टर, हाँ मेरी बहन शजरा प्लीज, मुझे इसका जरूर जवाब दे। बल्कि मंदोखेल साहब, मैं चाहूंगी कि इस सवाल का आप भी मुझे जवाब दे। लेट्स स्टार्ट विद शजरा। ये जो गवर्नेंस का गैप है, इस गैप को कब तक हम अपने शोहदा के खून से भरते रहेंगे? मतलब अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखें, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं आफ्टर 18th अमेंडमेंट, बेसिकली तो ये सूबों की जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान में जो हुआ सूबों की जिम्मेदारी है। सूबे ही अगर फौज को कहेंगे कि जी हमें आपकी जरूरत है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसी आई है तो आप आए, फौज हर जगह पे खुद से जाकर के तो काम नहीं कर सकती। ये जो गवर्नेंस का गैप है, इसको हम कब फिल करेंगे? मुझे पूछ रही है? जी बिल्कुल। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है। जो नेशनल एक्शन प्लान था उसका एक पॉइंट ये भी था कि जो सिविल हुकूमतें हैं उन्होंने भी साथ देना है। जिस वक्त फौज अपना काम कर लेती है, उसके बाद सारी जो चीजें हैं उनको बिल्ड करना, ग्रुप करना, उनको सेटल करना, ये सिविल हुकूमतों का काम होता है। लेकिन केपी के अंदर आप देखें कि हुकूमत 10 साल तो गुजार चुकी है, आज 12वां साल इनका गुजर है। इन्होंने क्या ये सब कुछ किया? ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फ़िसाद के बाद भी इन्होंने नहीं कोई अपना काम किया। जो पैसे इनको मिलते हैं वो किधर जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। और अभी भी जब से ये वाली हुकूमत आई है, गंडापुर साहब आए हैं, इनकी तवज्जो तो इस्लामाबाद की तरफ मरकूज रही है। इन्होंने तो बार बार कहा है कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करनी है, इन्होंने तो कहा हमने अडयाला के ऊपर यलगार करनी है। ये तो बैठ के सिर्फ इन चीजों के ऊपर है कि इन्होंने तो अपने सूबे की किसी चीज की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। लोग भूख से मर रहे थे, वो सड़क इतनी देर बंद रही है, वहां भी नहीं केपी के इनके वो गए। जो ट्राइब्स है वहां पे बैठी हुई, उनसे ये जाके बात करें, उनको उनके मसले मसाइल को हल करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। या तो करप्शन हो रही है और इनके अपने वुज़रा जो है वो इस्तीफे दे रहे हैं कि हम इतनी करप्शन में नहीं रह सकते। इनके अपने साबका चेयरमैन ने जेल से कहा है कि बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है, और दूसरी तरफ इनका रुख जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रहता है। तो किस तरह ये इन चीजों के ऊपर वर्क करेंगे? इनकी तवज्जो ही नहीं है इन चीजों के ऊपर। तो बिल्कुल सिविल जो हुकूमतें हैं, जो सूबों की हुकूमतें, उनका एक बहुत अहम किरदार है, और हमें ये किरदार अदा करना चाहिए आज से इस चीज के ऊपर
जब दोबारा बात हुई है तो वो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर भी ये पॉइंट है, तो उस चीज को हमें दोबारा से सोचना चाहिए, दोबारा से उसके ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल काम करना चाहिए और जल्दी काम करना चाहिए। कादिर मंदोखेल साहब, एक तो ये चीज़ के गवर्नेंस के गैप्स जो हैं इनको अल्टीमेटली फिल करना पड़ेगा, वरना इसी तरह ही हमारे तो जो शोधा है अपने खून के जरिए इस चीज़ की भरपाई करते रहेंगे। सेकंड थिंग इसके, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो अपना तर्ज अपनाया अख्तर मेंगल साहब के साथ, महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ बैठ करके जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामान का बायकॉट किया, नेशनल सिक्योरिटी को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को या नेशनल काज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन ये सवाल ज़रूर बनता है कि इतना अहम मौके पे और उन्होंने क्यों शमूलियत नहीं की है। लेकिन फिर मैंने शुरू में आपसे बात की थी, जब ये हुक्मरान था, जब ये वज़ीर-ए-आज़म था, तब भी ये नहीं बैठता था अपोजिशन के साथ, भले कोई भी संगीन मसला क्यों ना हो। लेकिन साथ-साथ आपने एक अच्छा सवाल उठाया। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि हुक्मरान पार्टी का सरबराह जो खुद कौमी असम्बली का मेंबर है नवाज शरीफ साहब, वो भी एक सवालिया निशान बन गया। वो क्यों नहीं हुआ? क्या जो शहबाज शरीफ साहब ने लिस्ट दी है कौमी असम्बली में अपने मेंबरान की, उसमें इंपॉर्टेंट नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था? क्या नवाज शरीफ साहब इसी असम्बली का रुकन नहीं है? अगर आपका सवाल फिर मेरी तरफ आएगा कि जरदारी साहब भी नहीं था, तो जरदारी साहब वो एक रियासत के सदर है, वो कौमी असम्बली के मेंबर नहीं है। और जो कौमी असम्बली की या पार्टी को जो हेड कर रहे हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरा टीम के साथ शमूलियत की है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब अभी तक नाराज है कि मुझे क्यों बुलाया गया, क्योंकि ये सवाल तो बहरहाल बनता है। जवाब तो दिया है सर कि नाराजगी तो कोई नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई वो पंजाब में उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया ही है उन्होंने जवाब, और वजीर आजम साहब भी थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने जरूरी समझाना। जी जी कादिर भाई, ये मेरे ख्याल में पीटीआई ने या दूसरे नुमाइंदों ने, अगर अख्तर मेंगल साहब की बात करें तो वो मैं आपको बता दूं, वो अपना इस्तीफा दे चुका है, तो शायद उसकी इसी वजह से नहीं हुआ। और महमूद खान अचकज़ई साहब क्योंकि उसी एहतियात का हिस्सा है, तो शायद उन्होंने मुश्तरका तौर पे फैसला किया, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि यह फैसला मुनासिब नहीं था। और इस वजह से कि पाकिस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई इलाका नहीं है जो दहशतगर्दी से महफूज हो, चाहे महमूद खान साहब अचकज़ई साहब की इलाका हो, चाहे अख्तर मेंगल साहब को, चाहे इमरान खान साहब के हल्के हो, चाहे किसी के भी हल्का हो, हर आदमी दहशतगर्दी से महफूज नहीं है। जब नहीं है तो कम से कम इस मौके पे हमें इकट्ठा होना चाहिए, कम से कम सबको इकट्ठा होना चाहिए। और देखिए, दुश्मन जो है ना वो इकट्ठे, चाहे वो टीटीपी है, बेली है या कोई भी दहशतगर्द तंजीम है, उनके अंदर कोई तजाद नहीं है। वो एक जो है ना वो एकजुई के साथ जो है ना पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, इंसानियत पे हमले कर रहे हैं। मगर अगर एकजुई के साथ इकट्ठे नहीं है तो सियासी पार्टियां नहीं है। हमारी जाती इख्तलाफ जरूर है और होने भी चाहिए सियासत में, मगर ऐसा क्या सियासत है जो दहशतगर्द जहाँ पे 440 लोगों को, जो नियते मुसाफिरों को यरगमाल बना के, बच्चे बूढ़ों को और कत्लेआम करके, और उस मौके पे भी अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो आखिर कब होंगे हम? बड़ी अच्छी बात आपने किया। अज़र सिद्दीक साहब, आपने तो जो जवाब देना है वो देना ही है, लेकिन मैं फिर भी अपना सवाल करूंगी सर, सबसे पहले तो ये कि जिन पर तकिया था आपको वो पत्ते हवा देने लगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मतलब अभी जिक्र ऐसे टाइम पर छिड़ा है, देखें आप तो उनके ऊपर तकिया किए बैठे थे, वो तो चले गए और उन्होंने तो शिरकत भी की, ब्रीफिंग भी ली और फुल फ्लैश तरीके से उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दूसरी चीज़ कि आप ऑपरेशन को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर ऑपरेशन हो जाता है तो मुल्क मज़ीद सेफ हो जाएगा, चल पड़ेगा, और आप ऑपरेशन को इसलिए सपोर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि आप उसके डायरेक्ट बेनिफिशरी बनेंगे, क्योंकि अगर ऑपरेशन नहीं होता तो ऐसे में हुकूमत के ऊपर सवाल उठेंगे और तब फिर आपको लगता है कि आपकी जगह बन जाएगी मजीद सिस्टम के अंदर। अच्छा देखिए, बिना इस तरह सीरियस गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं शीजा साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, मैं तो हैरान हो रहा था। अच्छा, मैं समझा शायद अभी हम सीख रहे हैं। ये दहशतगर्दी आज तो नहीं है ना, ये कब से है? ये 85 ये आज की पैदावार तो नहीं है ना, अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी उन्हें पता नहीं है दहशतगर्द कौन है। यानी दहशतगर्द क्या, कौन थे दहशतगर्द? राणा सनाउल्लाह गाड़ी में कौन बैठता था? आप क्या भूल गए हम कि दहशतगर्दियों के थाने बिठाने किनसे मिलते थे? एमक्यूएम का इत्तेहाद जब शुरू में था वो किनके साथ था? एमक्यूएम का उस वक्त इत्तेहाद अगर उठाकर देख लें, आपके साथ था, मुझे तो याद पड़ता है बानी सुने ना, मैं एमक्यूएम में ताब हुसैन की बात कर रहा हूं, एमक्यूएम के बारे में जो ताब हुसैन के दौर की बातें हैं, किसके साथ? अच्छा ओके अच्छा, वो बहुत पहले की। हम एक बात तो ज़हन में रख लें, हम किसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, ना मानते हैं,
हम पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पे बात खत्म होती है। हम किसी ऐसे लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे, और वो चाहे सियासी जमातें हों। अब इल्जाम हम पे था ना, मैं कह रहा था कि बात सामने आ जाती, मैंगल साहब भी आ गए, महमूद अजगज़ैब भी आ गए, साबिदा हामिद रज़ा भी आ गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली नहीं है। यानी ये जो हम पे इल्जाम है ना सारी बातों को, ये अपोजिशन का मुश्तरका फैसला है। जितनी अपोजिशन खड़ी है, और मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन जमात का हिस्सा नहीं है, ये मान ले बात। 26वीं तरमीम में उन्होंने साथ दिया है, हमारे साथ एक अलायंस पे बात चल रही है उनको। साहब, आप बार-बार मौलाना साहब के दर पर क्यों जाते हैं उनकी मदद की भीख मांगने? एक दफा डिसाइड कर लेना। ना, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं, सीधा ओपनली बोले। आप तो बड़े ब्लंट लोग हैं सर, ब्लंट होके बोले कि नहीं चाहिए मौलाना हमें अपनी तहरीक के लिए। ना, भीख मांगने की बात कोई नहीं है। बात है बड़ी सीधी सी, बड़ी सिंपल सी बात है जी। कि हमें हालात और वाकयात में क्या करना है, हमें इस मुल्क को आगे कैसे लेकर चलना है, हमने चीजों को आगे कैसे लेकर चलना है। हम पे इल्जाम है, हम पे इल्जाम हुकूमत से गुफ्तगू नहीं करते, हमने की या नहीं की? हमने हुकूमत बिल्कुल गुफ्तगू की हमने। देखिए, जो आर्मी चीफ है ना, जो आर्मी चीफ है, उन्होंने इतनी खूबसूरत आज बात की है। वो कह रहे हैं कि जी मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं। मैं यही बात आपसे करना चाहती हूँ, आप तीनों से करना चाहती हूँ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई और जितनी भी और दीगर ऑपोजिशन जमातें हैं, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, मुल्क की सलामती से बड़ा इस टाइम पर कोई एजेंडा नहीं है, कोई शख्सियत इस टाइम पर मुल्क से बड़ी नहीं है। सर, इतनी खूबसूरत बात है, अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो सब पॉलिटिकल पार्टी सारी इकट्ठी बैठ जाएंगी। कौमी सलामती का एजेंडा पहले दिन से अहम है हमारे लिए, हर एक के लिए अहम है, और उसके लिए जान भी कुर्बान है। तो कोई नई चीज ऐसी बात नहीं है। कौमी सलामती के हवाले से, लाने के हवाले से जो एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, जो 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 एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क की फेविकॉल की शक्ल में जो हालात बनाए हैं इस मुल्क के, खुदारा उसकी कसूर भी तो एस्टेब्लिशमेंट है ना। पाक फौज को एक तरफ रखें, पाक फौज का कोई कंसर्न नहीं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो चला रही है, एस्टेब्लिशमेंट को जो कोई भी चला रहा है, आज मुल्क यहाँ पर खड़ा है, अगर आज मुल्क में ये हालात यहाँ तक पहुंचे हैं, हमें वो सोचना है। वो हम सोच नहीं रहे। जब आप उस मुल्क को इस तरफ लेके आएंगे, कौमी धारा में आ गया, लेकिन सर, आई ऑब्जेक्ट में लॉर्ड सर, आई ऑब्जेक्ट। हमें सोचना नहीं है, हमें उसे एड्रेस करना है। हमें इसकी सिर्फ नहीं करनी, हमें इसकी मुरम्मत करनी है। तभी जो पाकिस्तान है वो इस दहशतगर्दी के नासूर से पाक और साफ हो जाएगा। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।